बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, पिछले कई रोज से तीफी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले के हवाले से सोशल मीडिया पर जो है वो खबरें भी चल रही हैं, प्रोग्राम भी हो रहे हैं, नेशनल मीडिया पर भी खबरें चल रही हैं। मैं कुछ 3-4 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि मेरी गोगी भट्ट से आखिरी मरतबा बात कब हुई और मेरी क्या बात हुई गोगी भट्ट से। मोबाइल फ़ोन पर मेरी बात हुई थी उनसे, वो आपके साथ शेयर करूंगा। फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी जब वतन वापसी होती है और वो जलसा करते हैं, तो उनकी वापसी और जलसे के हवाले से तीफी बट का क्या किरदार था, इस हवाले से आपसे बात करूंगा। और एक बात आपसे ये करूंगा कि पंजाब की कौन सी वो ऐसी अहम शख्सियत है जिसको तीफी बट के पुलिस मुकाबले से पहले, कई रोज़ पहले राब्ता किया गया और उनसे कहा गया कि इस केस को जो है वो अपना कोर्ट में चलाया जाए, ट्रायल किया जाए इसका। तो उस अहम सियासी शख्सियत का क्या जवाब था, इस बारे में भी आपसे बात करूंगा। और आखिर में बात करूंगा कि वफाक की वो कौन सी ऐसी अहम शख्सियत है, कौन सी वो बड़ी शख्सियत है जिसने तीफी बट के इस तरह से मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाने पर किसके साथ इजहार नाराज़गी किया और ये कहा कि ये काम ठीक नहीं हुआ। तो ये 3-4 पॉइंट हैं, इसके हवाले से बात कर दूंगा आपसे। स्टार्ट मैं लेता हूं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रिजीम चेंज के बाद जब वतन वापस आए, उन्होंने मीनार पाकिस्तान में एक जलसा अनाउंस किया। उस जलसे की तैयारियां, उनकी वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से तीफी बट का क्या किरदार था। तीफी बट और इसके ख़ानदान, ख्वाजा अजहर गुलशन, ख्वाजा अकील गोगी बट, इनके हवाले से आपको बताऊं कि इनकी जो कुर्बत है, जो इनकी वाबस्तगी है और जो कुर्बानियां हैं नून लीग के लिए, वो कोई 35-40 साल से इनकी उनके साथ वाबस्तगी है और ये 4 दहाइयों पर मुहित है ये अरसा नून लीग के साथ वाबस्तगी का। बीच में कोई ऐसा भी टनौर आया कि नून लीग के साथ कुछ नाराज़गी हुई या हुक्मरान उनसे कुछ नाराज़ हुए और उस नाराज़गी की वजह से इख्तलाफात भी हुए। बल्कि माजी में भी एक ऐसा वक्त आया था कि गोगी बट और तीफी बट के मुतल्लिक प्लान किया गया था कुछ हुकूमती शख्सियात की तरफ से उस दौर की कि इन दोनों को पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए। ये बात भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो मैं बात कर रहा था नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, इस्तकबाल और जलसे के हवाले से। जब उनका डिसाइड हुआ कि नवाज शरीफ ने वापस कब आना है, किस तरह से जलसा करना है, तो हर जगह क्या पूरे पंजाब में हर किसी की ड्यूटी लग गई कि किसने क्या करना है। लाहौर में ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट, वो नून लीग के लिए बहुत मुतहर्रिक थे। अकील बट उर्फ गोगी बट, ये भी बहुत मुतहर्रिक थे। इनके ज़िम्मे जो ड्यूटियां लगाई गई, वो ख़ास कर जो फोकस था वो लाहौर की ताजर बरादरी था। ताजर बरादरी को तीफी बट मैनेज किया, उन्होंने उनको इकट्ठा किया। बल्कि मैं पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि लाहौर शहर में जो ताजर बरादरी थी ना, वो तीफी बट की एक टेलीफोन कॉल पर ऐसे ही इकट्ठे होती थी जैसे कि मतलब कि आप कह लें कि लाउड स्पीकर पे कोई ऐलान किया जाए या कहीं कोई चीज़ जो है वो बट रही और लोग किस तरह से वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तो ताजर जो थे वो तीफी बट से इस तरह से अटैच थे, वाबस्ता थे, उसकी मोहब्बत थी ताजरों के साथ। तीफी बट ने उस हवाले से अपना घर के सामने एक पंडाल है, वहाँ पर उसको सजाया, उसको अपना बैनर लगाए, फ्लैक्सें लगाई, वहाँ पर पोस्टर लगाए और जलसा भी करवाया वहाँ पर नून लीग के हवाले से। और बहुत मतलब कि वहाँ पर लंगर का बड़ा वसी तौर पर इंतज़ाम किया, हज़ारों की तादाद में लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया और ताजरों की बहुत बड़ी तादाद थी जो वहाँ पर इकट्ठी हुई। ठीक है, उन सब को वहाँ पर इकट्ठा करके उनको इंस्ट्रक्शन दी कि किस तरह से नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है, जलसे में शिरकत करनी है। हज़ारों अफराद को इकट्ठा करके वहाँ पर जलसे में तीफी बट ने भेजा था। और तीफी बट को ये नहीं पता था कि ये पंडाल जहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के सिलसिले में तैयारियां की जा रही हैं, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, उसी पंडाल में जो है आने वाले वक्त में मेरी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। और जो इस वक्त ताजरों में चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, वो बड़ी ही मतलब के
तज़ब्ज़ब का शिकार हैं और ये गुफ्तगू कर रहे हैं। हर शख्स की ज़बान ज़द-ए-आम है ये बात कि यार नून लीग के लिए तीफ़ी भट्ट ने जो कुछ किया, इस घराने ने, ख्वाजा अज़हर गुलशन का बड़ा पुराना ताल्लुक़ इस घर से, नून लीग से वाबस्तगी, गोगी भट्ट की बड़ी वाबस्तगी रही है। तो इस ख़ानदान के साथ जो ये सलूक हुआ है, और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज़ साहिबा जो इस वक्त पंजाब की चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनके हुकूमत में तीफ़ी भट्ट का इस तरह से मुबैना मुकाबला, मारा जाना सीसीडी के हाथों, ये इस पर सब लोग परेशान हैं और सोच में पड़े हुए हैं कि आगे अगर तीफ़ी भट्ट के साथ ये कुछ हो सकता है तो नून लीग से वाबस्ता किसी भी शख्स के साथ कुछ भी हो सकता है। उनका ऐसा कहना है, ऐसी डिस्कशन जो है वो जारी है, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीफ़ी भट्ट ने हमेशा से जब भी अपना नून लीग की तरफ से कोई ड्यूटी लगाई गई, कोई आवाज़ दी गई, तो लाहौर शहर के तमाम तर ताजर, जो तमाम तर मार्केटों के सदूर हैं, वो अपनी अपनी मार्केट से ताजरों की एक बहुत बड़ी तादाद लेकर तीफ़ी भट्ट के पीछे खड़े होते थे और उसके एक इशारे का इंतज़ार किया करते थे कि हमने जाना किस तरफ है। तो तीफ़ी भट्ट ने बहुत से मतलब कि ऐसे मौके आए हैं और उन्होंने ताजरों को जो है एक लाइन में खड़ा कर दिया और नून लीग की झोली में डाल दिया उन सबको। ये एक नून लीग के हवाले से तीफ़ी भट्ट का जो है किरदार रहा है और ये लाहौर की ताजर बरादरी के में ख़ास कर जो है ये बहुत डिस्कशन हो रही है। और कुछ वो सियासी शख्सियात जो कि हुकूमत में भी हैं, जिनके लिए तीफ़ी भट्ट ने उनके इलेक्शनों के दिनों में बहुत सपोर्ट किया, उन्हें उनके इलेक्शन भी लड़े और उनको वोट भी डलवाए, तो वो भी इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था, ये गलत काम हुआ है। माजी में भी एक दफ़ा ऐसा हो चुका हुआ है कि तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के मुतल्लिक जब हुकूमत किसी मामले पे नाराज़ होती है, या कह लें कि उस दौर में टॉप 10 इश्तिहारी जो थे वो बहुत अरूज पर थे, उनकी तरफ से शहर में बहुत सारे अपना लोगों की इंसानी जानों का ज़िया हो रहा था, या कह लें कि गैंग वार का जो था वो दौर था। और उस दौर में भी जब हुकूमती शख्सियात कुछ नाराज़ होती हैं तो इन दोनों कज़नों का, तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के पुलिस मुकाबले का प्लान किया जाता है। वो प्लान क्या था? वो ये था कि इन दोनों को किसी ना किसी तरीके से इकट्ठे काबू कर लिया जाए और दोनों को इकट्ठे ही पुलिस मुकाबले में मारा जाए। ये प्लान तरतीब दिया गया था, लेकिन खुशकिस्मती थी इन दोनों की कि ये दोनों किसी जगह से इकट्ठे उनके काबू नहीं आए। किसी जगह से एक शख्स तो इन दोनों में से काबू आता था, लेकिन प्लान के मुताबिक दोनों को इकट्ठे काबू करना था, लेकिन ये इकट्ठे काबू नहीं आए। वो इकट्ठे मारे जाने का जो प्लान था वो इसलिए तरतीब दिया गया था कि ये खौफ था, ये डर था कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी बचेगा तो ये नुकसानदेह साबित होगा, तो ये कल को कोई ना कोई नुकसान किसी का कर सकता है। तो इनकी खुशकिस्मती थी कि ये दोनों उस दौर में इकट्ठे काबू नहीं आए और जो एक प्लान तरतीब दिया गया था ये उसका निशाना नहीं बन सके। आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त गुजरता गया। टीपू ट्रका वाले के हवाले से जो दुश्मनी थी वो तूल पकड़ती गई। टीपू ट्रका वाला जो है वो कत्ल हो गया, फिर उसके बाद अमीर बलाज कत्ल हो गया, फिर उसके बाद जावेद भट्ट कत्ल हुआ। मीनवाइल एहसन शाह का मुबैना पुलिस मुकाबला या पुलिस हिरासत में उसका कत्ल होता है। फिर अमीर बलाज के कत्ल के वक्त जो शूटर होता है मुजफ्फर शाह, वो भी मारा जाता है। तो ये सिलसिला चलता रहा। अब इसके बाद आपके साथ मैं और बात शेयर करता हूं कि तीफ़ी भट्ट जब दुबई में गिरफ्तार होता है तो उसकी गिरफ्तारी के बाद दुबई में तो जो कोशिशें पहले स्टार्ट की गई थी कि तीफ़ी भट्ट को दुबई में ही रखा जाए, वहीं पर ही इसका कोई केस ट्रायल किया जाए, वहाँ पर कोई केस करवा दिया जाए, तो इस हवाले से वहाँ पर कुछ कोशिशें जारी थीं जो कि कामयाब ना हो सकें, या कुछ ऐसे दस्तावेजी सबूत या ऐसी चीज़ें नहीं थीं जिसकी वजह से वो वहाँ पर सस्टेन कर सकते, तो वो मामला नहीं हो सका। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो तीफ़ी भट्ट के कह लें कि अच्छे ताल्लुक़ वाले जो लोग थे, वो पंजाब की एक अहम सियासी शख्सियत से राब्ता करते हैं, उनसे राब्ता होता है उनका, उस शख्सियत के घर के ही किसी फ़र्द की
वसातत से। और वो उनका मौक़िफ़ जो होता है वो बड़ा सीधा सीधा सा मौक़िफ़ था उनका। तीफ़ी भट्ट गिरफ़्तार हो गया, उसको इंटरपोल के ज़रिए वापस पाकिस्तान ले आए, लेकिन जो गुजारिश है वो सिर्फ़ इतनी है कि तीफ़ी भट्ट का केस ट्रायल किया जाए, कोई मावराए अदालत काम ना किया जाए। सिर्फ इस चीज़ की गुजारिश है, उसको अदालत में पेश किया जाए, उसका रिमांड लिया जाए, उससे तफ्तीश किया जाए। वो गुनहगार है तो उसको ठोक के चालान किया जाए, उसमें वो अदालतों को फेस करेगा। अगर वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता हुआ तो वो अदालतों से अपना केस लड़ेगा, और अगर अदालतें उसको बरी करती हैं या उसको सज़ा सुनाती हैं तो ये अदालत पर छोड़ दिया जाए। सिफारिश सिर्फ ये थी। लेकिन वो जो सियासी शख्सियत थी उन्होंने ये गुफ्तगू जो है शुरू होने से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया, और बिल्कुल दो टोक अल्फाज में जो अपना उनका जो फैमिली मेम्बर था उसको जवाब दिया कि आप इसके मुतल्लक बिल्कुल कोई बात ना करें, आप इस मामले से दूर रहें और दोबारा इसके मुतल्लक कोई बात नहीं करनी आपने। तो ये एक कोशिश भी की गई थी कि शायद तीफ़ी भट्ट को जो है वो अदालतों में पेश किया जाए, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ना कि फ़ैसले कहीं और हुए थे इसके हवाले से। एक चीज़ और आपको बताऊं फ़ैसले के हवाले से, एक आला पुलिस अफसर ने जो है वो किसी दूसरे आला पुलिस अफसर को टेलीफोन कॉल पर कहा कि मीर बलाच के केस की तफ्तीश जो है वो जो है ट्रांसफ़र कर दी जाए, सीसीडी के सुपुर्द कर दी जाए। तो जिस अफसर को कॉल की गई थी उनका ये कहना था कि बल्कि उनके साथ किसी की डिस्कशन हुई, उन्होंने ये कहा कि आप क्यों दे रहे हैं तफ्तीश, जब आपके पास है तो तफ्तीश आप अपने पास रहने दें, सीसीडी को देने की क्या ज़रूरत है। तो उस पुलिस अफसर का जो जवाब था ना, उसने कहा था कि यार ये मुमकिन नहीं है कि सीसीडी को तफ्तीश देने के हवाले से मुझे कोई अफसर कॉल करे और मैं सीसीडी को तफ्तीश ना भिजवाऊं, ये मुमकिन नहीं है। अगर मैं नहीं भिजवाऊंगा तो वो जो था ना अपना, जिसको पंजाबी में कहें अगर उसको मैं सही डिफ़ाइन कर सकूं, तो उन्होंने कहा था वो मेरे से वेर के भी तफ्तीश ले जाएंगे। तो इस बजाय इसके कि बाद में जो बेइज्जत होना है और नदामत होनी है और उसने तफ्तीश ले ही जानी है, तो क्यों ना मैं अपनी रजामंदी ज़ाहिर करके इज़्ज़त एहतराम से तफ्तीश उनके हवाले कर दूँ। तो ये फ़ैसले जो थे किसी और जगह पर हुए थे, और फैसला जो था ये उसके बाद तीफ़ी भट्ट जो था उसको सीसीडी के ही हवाले किया गया, दुबई से लाया गया और लाकर वहाँ पर रहीम यार खां में जो भी कोई एक 2 एपिसोड तैयार किए गए वहाँ पर, एक फरारी का और दूसरा पुलिस मुकाबले में तीफ़ी भट्ट की हलाकत का। तो इसके डायरेक्टर, इसके प्रोड्यूसर, अभी प्रोड्यूसर का भी नाम आना बाकी है कि इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा था। इस ये जो 2 एपिसोड तैयार की गई हैं इनको किसने प्रोड्यूस किया है, फाइनेंस किसने किया है, ये भी बहुत सारी बातें बाहर आनी हैं। अभी थोड़ा टाइम गुजरेगा ना तो बहुत सारी बातें जो अभी तक लोग सिर्फ वो कहते हैं ना कि कानाफूसी चल रही है, सरगोशियाँ हो रही हैं, तो ये इसके हवाले से अभी बहुत सारी बातें इन एपिसोड्स के हवाले से जो रहीम यार खान में तैयार की गई थी, वहाँ पर फिल्माया गया उनको, वहाँ पर उनको तकमील तक पहुँचाया गया, इसके हवाले से जो बातें हैं वो अभी बाहर आना बाकी हैं। और जो इसकी अपना हकीकत कह लें और जो इसके पीछे जो मामलात हैं, किसने किसको क्या दिया, किससे क्या लिया, कहाँ बैठकर मीटिंग हुई, कौन कौन इसमें शामिल थे, और उन ताकतवर अफराद जो शामिल थे इसमें उन्होंने फिर आगे क्या ब्रीफिंग दी, किस तरह से जो था अपर लेवल पे जो है कि माइंड मेकअप किया गया, ये तमाम तर चीज़ें अभी थोड़ा ज़रा वक्त गुजर ले तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें बाहर आएंगी, ये सब चीज़ें बाहर आनी है। दूसरा आपको ये भी बताऊं कि मैं वफाक की एक बड़ी ही ताकतवर कह लें और अहम तरीन शख्सियत है जिसने तीफ़ी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत पर जो है वो शदीद नाराज़गी का इजहार किया है, और एक दूसरी ताकतवर शख्सियत के साथ जो है वो गिला भी किया है कि तीफ़ी भट्ट को इस तरह से मुबैना पुलिस मुकाबले में नहीं मारा जाना चाहिए था, ये अच्छा काम नहीं हुआ, और इस पर वो शदीद नाराज़ है। नाराज़गी का वहाँ पर जिस शख्सियत के साथ नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है वहाँ पर नाराज़गी का इजहार ही किया जा सकता है उस शख्सियत के साथ
बरहमी का इजहार नहीं किया जा सकता। वो कुछ ताल्लुक ऐसा है, कुछ कह लें कि मामलात इस तरह के हैं। तो बहरहाल जो भी मामलात हैं, जिस तरह से भी हैं, हर किसी का जो है अब वो यही कहना है, जो अपना ज़िम्मेदार लोग हैं, जो ताजर बरादरी है और कुछ हुकूमत में बैठे हुए लोग ऐसे हैं, उनका भी यही कहना है कि यार ये काम गलत हो गया है, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था, पुलिस मुकाबले में उसको नहीं मारना चाहिए था। वो कोई चोर डकैत, कोई अपना नाजायज़ फरोश नहीं था, बल्कि वो एक दुश्मनदार था, और दुश्मनदारी में लोग जो हैं वो एक दूसरे की जान लेते हैं। माजी में भी बेशुमार मरतबा ऐसी दुश्मनियां सामने आई हैं, बल्कि अभी भी लोगों की दुश्मनियां चल रही हैं और उसमें लोगों को मारा भी जाता है। लेकिन उन दुश्मनियों का मतलब ये तो नहीं है कि पुलिस जो है वो पार्टी बन जाए और एक ग्रुप को फेवर देते हुए दूसरे ग्रुप का वो नुकसान करे। ये इस किस्म की एक बहस गुफ्तगू जो है वो शहर में भी चल रही है, डेरों पर भी चल रही है और ताजिर बरादरी में भी चल रही है। बहुत सीरियस गुफ्तगू है ये। अब देखते हैं कि आगे मामला किस तरफ जाते हैं। गोगी भट्ट के हवाले से अगर आपको बताऊं कि गोगी भट्ट की पुरस्रार गुमशुदगी, उसके हवाले से कुछ लोग तो बहुत वेरी श्योर हैं वो कि गोगी भट्ट जो है वो पुलिस की तहवील में ही है, और पुलिस की तहवील में ही जो है गोगी भट्ट का राब्ता किसी अपने फैमिली, किसी एक मेंबर से जो है वो करवाया जा रहा है, और गोगी भट्ट की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उनकी फैमिली जो है वो अभी तक खामोश है, या उनको इस चीज़ का यकीन दिलाया गया है कि खामोशी से इस मामले को यहीं पर स्टॉप किया जाए और आगे जिस तरह वक्त गुजरेगा इनके मामला जो है वो ठीक हो जाएंगे। ये एक डिस्कशन चल रही है, ये एक बहस हो रही है। हर तबके के लोग जो हैं इसके हवाले से जानना चाहते हैं कि गोगी भट्ट किधर है, गोगी भट्ट खुद से रूपोश है, अंडरग्राउंड है, या वो पुलिस की तहवील में है। ये सारी बातें जो हैं इस वक्त शहर में ज़बान ज़दे आम हैं। हर शहरदार बंदा जो है इसके मुतल्लिक बात कर रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक स्टिल यही कहा जा रहा है कि हमारी जो है हमारे पास गोगी भट्ट नहीं है, हमने उसको गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ खदशा ये भी पाया जा रहा है कि गोगी भट्ट के मुतल्लिक भी जो है वो तीफी भट्ट जैसा ही नक्शा खींचा जा चुका हुआ है, और क्योंकि कुछ ज़रा मुल्की हालात कह लें और लाहौर के शेखुपुरा के हालात जो थे वो साजगार नहीं थे, पीछे एक जमात की तरफ से जो एक एहतजाज का सिलसिला था, पुलिस जो है वो सारी उसकी तवज्जो उधर पे है, वहाँ पर मामला ख़राब है। तीफी भट्ट का पुलिस मुकाबला हो गया, और अब अगर गोगी भट्ट का भी नक्शा उसी तरह खींचा गया तो शायद उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आए। तो इस हवाले से जो है वो चैम गोइयाँ भी चल रही हैं और डिस्कशन भी चल रही है, लोग बहस व मुबासा कर रहे हैं। तो इसके हवाले से भी लोग जानना चाहते हैं कि गोगी भट्ट के मुतल्लिक पता लगे कि वो कहाँ है। पुलिस के पास है तो उन्हें ऑन करना चाहिए, उसको जेल भिजवाना है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो ये चीज़ें पुलिस को सामने लेकर आनी चाहिए। ये तमाम पूरे शहर के जो लोग हैं इस बारे में जानना चाह रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि गोगी भट्ट की मेरे से आखिरी मर्तबा बात कब हुई। तीफी भट्ट की जब गिरफ्तारी होती है दुबई में, तो दुबई में गिरफ्तारी के बाद जो है ये एक शशोपंच की कैफियत थी कि गोगी भट्ट की जो 8 तारीख थी, इसी महीने की, रवां महीने की 8 तारीख को उसकी ज़मानत की तारीख थी अमीर बलाज कत्ल केस में। तो उस हवाले से बड़ी अपना शशोपंच थी, और तमाम तर बल्कि गोगी भट्ट समेत भी कह लें कि उनके घर वाले या उसके वकला और दीगर लोग जो थे वो शशोपंच में थे कि 8 तारीख को अदालत में पेश हुआ जाए या ना हुआ जाए, क्योंकि उससे पहले 2 तारीखें पड़ चुकी हुई थी, और उन 2 तारीखों में जज साहब जो थे वो ट्रेनिंग पे थे, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो सकी और तारीखें पड़ती गईं। तो अब 8 तारीख जो थी उस तारीख को ये था कि वहाँ पर पेश ना हुआ जाए, क्योंकि तीफी भट्ट की गिरफ्तारी, उसको पाकिस्तान लाने की कोशिशें की जा रही थी, पेपर वर्किंग जारी थी। तो ये था कि अपना तीफी भट्ट को पाकिस्तान लाया जाए, इधर से गोगी भट्ट की ज़मानत कैंसिल हो जाए और उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये जो अपना वकला की टीम थी उनके साथ मुशावरत जारी थी। तो हमें भी ज़ाहिरी बात है, हमने भी खबरें लेनी होती है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमें भी। तो अरसा 30-32 साल से अपना क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इन दोनों ख़ानदानों के साथ हमारा ताल्लुक़ भी रहा है। तो मैंने गोगी भट्ट के नंबर पर कॉल की 7 तारीख की रात को।
7 तारीख की रात को मैंने कॉल की तो वो फ़ोन उठा लेते हैं, उनसे मेरी बात होती है, हाल चाल पूछ के अपना काम की बात जो मैंने करनी थी, जो पूछना था, तो मेरा असल मकसद पूछने का था कि सुबह ज़मानत पर जाना है या नहीं जाना। तो गोगी भट्ट ने कहा कि इंशाल्लाह ताला सुबह ज़मानत पर ज़रूर जाएंगे और फेस करेंगे इस मामले को, बाकी आगे अल्लाह खैर करे, अल्लाह जो बेहतर करेगा हम उसको कबूल करेंगे। तो बहरहाल हम सुबह तारीख पर जाएंगे ज़रूर। तो 8 तारीख को वो अदालत में पेश भी हुए और वहाँ पर जो मुखालिफ पार्टी थी, मुद्दई पार्टी, उनका वकील नहीं आया था, जिसकी वजह से जो अगली तारीख पड़ी थी वो 13 तारीख पड़ी थी। और 13 तारीख जो पड़ी थी उसके बाद गोगी भट्ट 13 तारीख को पेश नहीं हुए। उससे पहले ही अपना जो था तीफी भट्ट के मामला जो थे वो सामने आए और ये भी कहा जा रहा था कि गोगी भट्ट को पुलिस ने तीफी भट्ट को के पुलिस मुकाबले से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है या वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो ये सारी एक मुतज़ाद सी इतलात, मिली जुली सी इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पर अभी तक स्टिल शेयर हो रही है और अभी तक स्टिल कोई भी किसी भी तरफ से, ना पुलिस की तरफ से, ना गोगी भट्ट के अहले खाना की तरफ से, किसी की तरफ से ये कन्फर्मेशन नहीं है कि गोगी भट्ट है कहाँ। अभी तक गोगी भट्ट की पुरस्रार गुमशुदगी जो है वो मुइम्मा ही बनी हुई है। मैं आपको ये भी बताऊं कि जो इस वक्त डेरेदार लोग हैं, जो अपना कह लें कि नुक्कड़ों में घुस के बैठे हुए हैं, उन्होंने तीफी भट्ट के पुलिस मुकाबले को जो कहा है कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला ये है, सबसे बड़ा बंदा जो है उन्होंने इस पुलिस मुकाबले में मारा है। और अगर तो रियासत चाहे, पुलिस अफसरान चाहें तो वो इस दुश्मनी को यहीं पर ख़त्म करवा सकते हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप इस दुश्मनी को लग सकता है, इन दोनों ख़ानदानों की सुलह हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और पुलिस ने, रियासत ने और पुलिस ने इसके मुतल्लिक मज़ीद कोई एक्सपीरियंस करने की कोशिश की और गोगी भट्ट को भी मार दिया, तो फौरी तौर पर बेशक इस चीज़ का कोई रद्द अमल ना आए, लेकिन आगे मुस्तकबिल में जाकर जो है ये दुश्मनी जो है वो बहुत से गुल खिलाएगी। इसके नताइज जो थे वो आगे बहुत से खौफनाक निकलेंगे। इस दुश्मनी के नताइज, ये एक शहर में आम बहस चल रही है। तो इसके हवाले से मेरा क्या ख्याल ज़्यादातर लोगों की अक्सरियत जो है वो सोशल मीडिया पर भी देखने में आ रही है, शहरदार हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका भी यही कहना है कि इस हवाले से अब अगर ये समझा जाता है कि दोनों ख़ानदानों का जानी नुकसान बराबर हो चुका है, तो इसको अब यहाँ पर रोक देना चाहिए और इसको रोकने के लिए अगर ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ मफाद परस्त लोग, कुछ मकासद जिन्होंने हासिल करने होते हैं इस किस्म की दुश्मनियों से, अगर उनको समझाया ना गया, उनको शटअप कॉल ना दी गई और उन्हें बिल्कुल खुला ही इसी तरह छोड़ा गया कि वो दोनों तरफ से जिसको जो चाहे ब्रीफ करें, चाहे वो हुकूमती सतह पर ब्रीफ करें, चाहे पंजाब पुलिस की सतह पर अफसरान को ब्रीफ करें, तो ये मामला आगे सुलझते हुए नज़र नहीं आ रहे। आगे मुस्तकबिल में जाकर यही दुश्मनी जो है वो उसके नताइज जो हैं बड़े खौफनाक निकल सकते हैं। तो इसके मुतल्लिक बहुत सीरियस होकर रियासत को सोचना पड़ेगा कि आया कि इसको यहीं पर रोकना है या आगे मुस्तकबिल के नताइज के लिए इसको ऐसे ही रहने देना है या कोई नया तजर्बा करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।